गुड मॉर्निंग। एमपीएस मोटिवेटर्स में आपका स्वागत है। आज हम फिर हाजिर हैं मैथ्स के एक वंडरफुल टॉपिक के साथ। आज का हमारा टॉपिक है ट्रायंगल अर्थात त्रिभुज। इसे किसी किसी बुक में त्रिकोण के नाम से भी जाना जाता है। ट्रायंगल, जब हम पॉलीगन चैप्टर पढ़े थे उसमें ट्रायंगल के बारे में ब्रीफ जानकारी आप लोगों को दी गई थी। उसी का आज एक चैप्टर लेकर आए हैं ट्रायंगल। एक ऐसा पॉलीगन जिसमें 3 साइड्स होते हैं उसे ट्रायंगल कहते हैं। एक ऐसा सिंपल क्लोज्ड फिगर, साधारण बंद चित्र जो 3 भुजाओं से घिरा हुआ होता है उसे त्रिभुज कहते हैं। एक ट्रायंगल में 3 साइड होते हैं, 3 एंगल होते हैं और 3 वर्टिसेज होते हैं। 3 एंगल अर्थात कोण, साइड्स अर्थात भुजा और वर्टिसेज यानी शीर्ष। एक पॉलीगन है जिसमें 3 साइड्स होते हैं जो कि ट्रायंगल के नाम से, त्रिकोण के नाम से, त्रिभुज के नाम से जाना जाता है। इसे हम इस प्रकार भी समझ सकते हैं, 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स ले ले, यानी कि 3 असंरेख बिंदु इस प्रकार ले ले जो कि एक रेखा पर नहीं हो। जैसा कि हम जानते हैं असंरेख बिंदु उसे ही कहते हैं जो कि एक रेखा पर ना हो। यदि एक रेखा पर तीनों होते तो उसे संरेख बिंदु यानी कि कॉलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। 3 असंरेख बिंदु यानी नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स ले लेते हैं और उससे जो फिगर फॉर्म होता है जो कि सिंपल क्लोज फिगर है, ऐसा पॉलीगन कहलाता है ट्रायंगल। यहाँ पे ABC एक ट्रायंगल है जिसमें एंगल ए बी और सी है, साइड है ए बी बी सी सी ए और वर्टिसेज हैं ए बी सी। इसे ए बी जो साइड लिखा गया है इसे हम बी ए भी लिख सकते हैं और साथ ही स्मॉल लेटर सी से भी डिनोट कर सकते हैं। जिस एंगल के सामने जो साइड रहेगा उसे हम स्मॉल लेटर से डिनोट कर देंगे। जैसे BC साइड को हम स्मॉल a से डिनोट कर सकते हैं, ठीक उसी तरह CA साइड को स्मॉल b से डिनोट कर सकते हैं। इस प्रकार हम एंगल को भी हम, जैसे A एक एंगल है, इसे A के माध्यम से डिनोट कर सकते हैं या फिर BAC के माध्यम से डिनोट कर सकते हैं या CAB के माध्यम से डिनोट कर सकते हैं। इस प्रकार तीनों एंगल को 3 प्रकार से अलग अलग तरीका से हम डिनोट कर सकते हैं। इस प्रकार हमने देखा कि एक ट्रायंगल में एंगल को और साइड्स को किस प्रकार रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसा कि हमने अभी देखा है कि एक ट्रायंगल में 3 साइड्स होते हैं, 3 वर्टिसेज होते हैं और 3 एंगल होते हैं। तो इससे रिलेटेड कुछ रूल्स हैं जो कि हमारे क्वेश्चंस बनाने में मदद करेंगे, उसके बारे में भी हम जान लें। जैसे तीनों एंगल को जोड़ने पर 180 डिग्री आता है। बहुत ही बेहतरीन रूल है, थ्योरम है, प्रमेय है। इसका उपयोग क्वेश्चन बनाने में होता ही होता है। इसे हम पैरेलल लाइंस के माध्यम से हम सिद्ध करेंगे। जैसे कि यहाँ पर L और A पैरेलल लाइन है, M पर 2 बिंदु B और C है और L पर एक बिंदु A है। इसको मिलाने से हमें ABC एक ट्रायंगल प्राप्त हुआ है। यहाँ पर देखिए, जैसा कि पैरेलल लाइंस के थ्योरम के माध्यम से हम जानते हैं कि अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो यहाँ पे एंगल 1 और एंगल 3 इक्वल हो जाएंगे। ठीक उसी तरह एंगल 2 और एंगल 4 इक्वल हो जाएंगे। इस प्रकार हमने देखा कि एंगल 1 एंगल 3 के बराबर है और एंगल 2 एंगल 4 के बराबर है। तो एंगल 152 180 डिग्री होगा, क्योंकि एक ही लाइन पर एक ही पॉइंट पे तीनों एंगल बन रहे हैं। और हम जानते हैं कि एक लाइन के एक ही तरफ एक ही पॉइंट पे जितने भी एंगल बने सबका सम 180 डिग्री होता है। ठीक उसी तरह एंगल 1 की जगह पर अगर हम एंगल 3 रख दें और एंगल 2 की जगह पर एंगल 4 रख दें तो हमें प्राप्त हो जाएगा कि एंगल 5 और एंगल 3 और एंगल 4 ये भी आपस में 180 डिग्री होगा। इस प्रकार हम देखें कि एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है, एक ट्रायंगल है जिसमें 2 कोण 40 डिग्री और 50 डिग्री है, तो तीसरा कोण का मान निकाले। तो अभी तुरंत हमने देखा कि एक ट्रायंगल में तीनों कोण को जोड़ते हैं तो 180 डिग्री आता है। यहाँ पे 2 कोण 40 डिग्री और 50 डिग्री दिया गया है, तो तीसरा कोण क्या हो जाएगा, तो 180 डिग्री में से ये दोनों को जोड़कर घटा देंगे, अर्थात 40 डिग्री और 50 डिग्री 90 डिग्री हो गया और 180 में से जब 90 डिग्री को घटाते हैं तो हमें 90 डिग्री प्राप्त हो जाता है, अर्थात तीसरा कोण 90 डिग्री। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप देखिएगा। आगे हम टॉपिक चर्चा करें उससे पहले हम देख लेते हैं कुछ जानकारी साइड्स के आधार पर ट्रायंगल के कितने भेद होते हैं और एंगल्स के आधार पर ट्रायंगल के कितने भेद होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, साइड के आधार पर ट्रायंगल के 3 भेद होते हैं, स्केलेन ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल और आइसोसेल्स ट्रायंगल। यहाँ पे आइसोसेल्स ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल और स्केलेन ट्रायंगल तीनों का पिक दिया गया है। यहाँ पे देखिए, इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड्स आपस में बराबर है। स्केलेन ट्रायंगल में कोई भी 2 साइड्स आपस में बराबर नहीं है। वहीं आइसोसेल्स ट्रायंगल में 2 साइड आपस में बराबर है।
और इसी के तहत हम ये भी जानते हैं कि जहाँ पे तीनों साइड्स अलग अलग लेंथ के हैं वहाँ पे तीनों एंगल अलग अलग होंगे। साथ ही जब दो साइड्स आपस में बराबर है तो दोनों एंगल भी आपस में बराबर होंगे। जो साइड बराबर है उसके सामने का एंगल आपस में बराबर होगा, और जहाँ पे तीनों साइड्स बराबर है वहाँ पे तीनों एंगल्स भी बराबर होंगे। आप लोग कमेंट कीजिए कि वो बराबर जो एंगल होंगे कितने कितने डिग्री के होंगे, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, उसका मान क्या होगा। अभी तुरंत हमने चर्चा किया कि एक ट्रायंगल में तीनों एंगल को जोड़ते हैं तो 180 डिग्री आता है। तो जब यहाँ पे आइसोसेल्स ट्रायंगल में देखें कि दो एंगल बराबर और इक्विलैटरल ट्रायंगल में देखें तीनों एंगल बराबर, तो हमने भी आपसे क्वेश्चन किया कि इक्विलैटरल ट्रायंगल में तीनों एंगल जो अलग अलग मान है वह क्या होगा। तो 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री होगा। चूंकि तीनों एंगल आपस में बराबर है और तीनों का जोड़ 180 डिग्री होता है, इसलिए हर एक कोण का मान हो जाएगा 180 डिग्री बाई 3, जो कि आएगा 60 डिग्री। इस तरह हम देखते हैं कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल में तीनों एंगल 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री के होते हैं। यही अगर आइसोसेल्स ट्रायंगल की बात करें, आइसोसेल्स ट्रायंगल में राइट एंगल आइसोसेल्स ट्रायंगल की बात करें, यानी कि एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, बाकी दोनों एंगल कितने होंगे। तो तीनों एंगल को जोड़ते हैं 180 डिग्री आता है, और चूंकि आइसोसेल्स ट्रायंगल है तो उसके सामने के एंगल भी इक्वल होंगे। तो 90 180 में से हम घटा देते हैं, 90 आया, और 90 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो 45 डिग्री 45 डिग्री, यानी कि दोनों एंगल 45 डिग्री 45 डिग्री। अगर क्वेश्चन रहे कि आइसोसेल्स राइट एंगल ट्रायंगल के सभी कोणों का मान बताइए तो 90 डिग्री 45 डिग्री 45 डिग्री आंसर हो जाएगा। इस टाइप के भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है इसको समझ लेते हैं। तो एंगल के आधार पर ट्रायंगल के तीन भेद होते हैं। जैसे कि हमने देखा भुजा के आधार पर ट्रायंगल के तीन भेद होते हैं, ठीक उसी प्रकार एंगल के आधार पर भी ट्रायंगल के तीन भेद होते हैं। एक्यूट एंगल ट्रायंगल, न्यून कोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज, और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल यानी अधिक कोण त्रिभुज। यहाँ पे एक्यूट एंगल ट्रायंगल में तीनों कोण 90 डिग्री से छोटा होगा। यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री होगा। साथ ही ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में एक एंगल का मान 90 डिग्री से बड़ा होगा। और एक नियम इससे रिलेटेड यह है, बहुत इंपॉर्टेंट नियम, कि किसी भी ट्रायंगल में एक से ज़्यादा एंगल 90 डिग्री या उससे ज़्यादा यानी ऑब्ट्यूज एंगल नहीं हो सकता है, क्योंकि तीनों एंगल को जोड़ते हैं 180 डिग्री आता है। तो अगर दो एंगल ही 90 हो गया तो 90 90 180 या तीसरा तो 0 हो नहीं सकता है। इससे पता चलता है कि किसी भी ट्रायंगल में एक से ज़्यादा ना राइट एंगल हो सकता है और ना ही ऑब्ट्यूज एंगल हो सकता है। इसके आधार पर भी क्वेश्चन हो सकता है। एक पिक दिया गया है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल का, जिसमें 120 डिग्री एंगल का मान दिया गया है और तीनों भुजा ए बी बी सी सी ए यहाँ पे दिख रहा है। पूछ रहा है कि सबसे बड़ी भुजा कौन है। तो पहले हमने देखा कि जो भुजा सबसे बड़ी है उसके सामने का कोण सबसे बड़ा होगा, जो भुजा आपस में बराबर है उसके सामने का कोण बराबर होगा। ठीक उसी तरह यहाँ पे एंगल बी 120 डिग्री है तो इसके सामने की भुजा यानी कि ए सी सबसे बड़ी भुजा होगी। इस टाइप के भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है पाइथागोरस थ्योरम, जो कि राइट एंगल ट्रायंगल में हमें जरूरी होता है जानना। राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे दिया गया राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि एक एंगल 90 डिग्री, तो राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा है वह कर्ण कहलाता है, और बाकी जो दो बच गए शेष ये दोनों भुजाएं आपस में लंब और आधार होती है। यानी कि यदि हम C को न्यून कोण लेते हैं तब उस आधार पर यह जो AB भुजा है यह लंब हो जाएगा और BC भुजा आधार। वही अगर A को न्यून कोण लेकर चलते हैं किसी क्वेश्चन में तब उस स्थिति में BC लंब हो जाएगा और AB आधार। कर्ण सेम रहेंगे, CA ही रहेंगे, कर्ण में कोई बदलाव नहीं होगा। जो समकोण के सामने वाली भुजा है वह हमेशा कर्ण, लंब और आधार हमेशा परस्पर बदलते रहेंगे। जो कोण हम लेंगे जिस कोण से वह भुजा सटी हुई है वह आधार कहलाएगा और सामने वाली भुजा लंब। इसे ध्यान में रखना है, बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, खासकर ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति जब पढ़ते हैं उसमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इसे ध्यान में रखें कि लंब और आधार किस प्रकार बदलता है। ऐसे जूनियर क्लास में इतना कन्फ्यूजन की बात नहीं है। जूनियर क्लास में लंब और आधार और कर्ण इससे रिलेटेड एक सूत्र होता है पाइथागोरस थ्योरम का, उसे याद कर लेना है और उसके आधार पर बना लेना है। जैसे कि कर्ण स्क्वायर इक्वल टू होता है लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। यहाँ पे हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अर्थात अगर हाइपोटेनस निकालना रहे तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर जोड़ देंगे तो हमें हाइपोटेनस की प्राप्ति हो जाएगी। जैसे यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल में
P दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, B दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, तो H निकालना है यानी कर्ण की लंबाई। तो 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर आपस में जोड़ेंगे तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, दोनों को जोड़ देंगे तो 25, और H स्क्वायर 25 है इसलिए H क्या हो जाएगा 25 का वर्गमूल यानी कि 5। यहाँ पे कर्ण प्राप्त हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। इस प्रकार के क्वेश्चन को हम इस प्रकार बना सकते हैं। वही साथ में अगर एक कर्ण दिया रहता और एक भुजा लंब या आधार, तब उस स्थिति में हमें घटाना होता। जैसे कि अगर कर्ण दिया रहे 5 सेंटीमीटर, आधार दिया रहे 4 सेंटीमीटर, तो लंब निकालना हो तो लंब इज इक्वल टू होगा रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 का स्क्वायर 16, 25 में से 16 गया तो हो गया 9, 9 का रूट 3, यानी कि लंब हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। इस प्रकार करके हम पी बी एच में से कोई भी दो दिया रहे तो तीसरा हम निकाल सकते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है जो कि आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन बनाने में मदद करेगा, बहिष्कोण। जैसे कि एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में इस साइड को आगे बढ़ा दिए हैं तो बाहर की तरफ जो कोण बना है उसे बहिष्कोण कहेंगे। और यह बहिष्कोण जो है आंतरिक अपोजिट में जो दिया हुआ है, एंगल ए और एंगल बी जो है, इस दोनों को जोड़ेंगे तो बाहर की तरफ जो सी के सामने से जो एंगल निकाला गया है उसके बराबर होगा। जैसे कि अगर यहाँ पे 60 डिग्री है और यह 50 डिग्री है तो बाहर वाला जो बहिष्कोण है 110 डिग्री हो जाएगा। इससे रिलेट करके भी क्वेश्चन आ सकते हैं। यदि बहिष्कोण 130 डिग्री पता हो और अंदर वाला एक कोण 30 डिग्री हो तो अपोजिट कोण क्या हो जाएगा। तो जैसा कि हम देखें कि दोनों को जोड़ने पर बहिष्कोण के बराबर आता है, तो यहाँ पे घटा देंगे तो हमें एक रिमेनिंग कोण आ जाएगा। एक और इम्पॉर्टेंट रूल जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, साइड दिया रहेगा, ट्रायंगल का तीनों साइड दिया रहेगा और पहचानना रहेगा कि क्या इससे ट्रायंगल का निर्माण हो सकता है। तो यह क्वेश्चन के लिए एक नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान में रखना है कि किसी भी दो साइड को जोड़ेंगे तो उसकी जो लंबाई प्राप्त होगी तीसरी भुजा से बड़ी होनी चाहिए। यानी कि ट्रायंगल में किसी भी दो साइड को जोड़ते हैं तो उसका मान तीसरी भुजा से बड़ा होता है। ये सभी बेसिक इन्फॉर्मेशन ट्रायंगल चैप्टर से थे। अगर इस सभी को हम ध्यान में रखते हैं और बार बार रिवीजन करते रहते हैं तो एक दो क्वेश्चन कंपटीशन के लिए, साथ ही जूनियर 6, 7, 8 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब बन जाएंगे। सीटेट एग्जामिनेशन के लिए भी इसमें से दो क्वेश्चन पिछले के सेट क्वेश्चन से हैं, हमने देखा भी है कि ये क्वेश्चन आते हैं। और इससे रिलेट करके मेंसुरेशन का भी कुछ क्वेश्चन है जिसे हम अभी चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि ट्रायंगल का अगर पेरीमीटर की बात करें, परिमाप, लेंथ ऑफ द बाउंड्री, तो तीनों साइड को जोड़ देंगे परिमाप प्राप्त हो जाएगा। वही अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल रहे, समबाहु त्रिभुज, तो 3 गुने एक साइड जो भी दिया रहा है, चूंकि समबाहु त्रिभुज है तीनों भुजा बराबर होते हैं तो 6 सेंटीमीटर है तो 3 × 6 यानी कि 18 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। लेकिन परिमाप के अलावा क्षेत्रफल का भी क्वेश्चन रहे तो कैसे बनाएंगे। तो राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है, तो उसमें 1/2 इंटू परपेंडिकुलर इंटू बेस कर देंगे, यानी कि लंब और आधार जो है दोनों को गुना करके और 2 से भाग दे देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा। समबाहु त्रिभुज अगर रहे, इक्विलेटरल ट्रायंगल रहे समबाहु त्रिभुज, तो उस समय √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, यानी कि √3/4 और जो साइड दिया रहा है 6 सेंटीमीटर है तो 6 का स्क्वायर, ऐसे करके हम मान निकाल लेंगे। यदि स्केलन ट्रायंगल है, विषम बाहु त्रिभुज, तो हीरो सूत्र का प्रयोग करते हैं हम, जैसे √S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। यहाँ पे S क्या है, हाफ ऑफ द पेरीमीटर, यानी कि तीनों साइड को जोड़ देना है और 2 से भाग दे देना है तो S की प्राप्ति हो जाएगी। तो S आ गया और A B C तीनों साइड है और इस फॉर्मूला पे हम बैठा देंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। मेंसुरेशन से रिलेटेड करके त्रिभुज का हम दूसरा वीडियो लाएंगे, दूसरे सेशन में इसका और डिटेल चर्चा करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपके त्रिभुज से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है सब सॉल्व हो जाए। आज के क्लास में बस इतना ही। बने रहिए एमपीएस मोटिवेटर्स के साथ। थैंक यू वेरी मच।